जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SCS क्लासेस में। साथियों, आज की इस ताबड़तोड़ क्लास में टॉप लेवल के जीके जीएस के प्रश्नों को करेंगे, जो कि यहीं से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें, क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। आपको इसी क्लास से डायरेक्ट एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस क्लास में कुल लेकर के आए हैं जीके के 38 प्रश्नों को। क्या आपको पता है जीके के कितने प्रश्न आते हैं यूपी पुलिस में? बताएं जीके के कुल कितने प्रश्न आते हैं? जीके के कुल 38 प्रश्न आते हैं। अगर आपने 38 प्रश्नों में से 38 प्रश्नों में से अगर 30 सवालों के अगर जवाब दे दिए, मान लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी और आप क्वेश्चन पेपर में इससे कम करके नहीं आएंगे। और इसी क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और इसमें क्लास में अगर 38 से अगर 30 आपका स्कोर रहा, तो आप मान लीजिए आपकी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है, बहुत अच्छे लेवल की आपकी तैयारी है। इसलिए आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करें, और आपने सेशन को शेयर ना किया हो तो सेशन को शेयर भी कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। क्लास को ध्यान से देखें, क्योंकि आपको यहीं से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है कि पहला प्रश्न अपना है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आपको बताना है कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वह क्या होता है। क्या ये एक सिलिकॉन एक रासायनिक द्रव्य जो सिलिकॉन पर आक्रमण करता है, एक सूक्ष्म जीव जो एकीकृत परिवृत्तों को नष्ट कर देता है, वह डाटा जिसे संभाल नहीं पाता है, या फिर आपका एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं, एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम, ये बिल्कुल सही है। एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उसमें संग्रहित जो उसमें डाटा स्टोर होता है उसे नुकसान पहुंचाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न है कि अपना भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? क्या ये 1857 में चली थी, 1853 में, या 1875 में, या 1891 में? तब ये प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? आपको बताना है। ये जो प्रथम रेलगाड़ी चली थी ये 1853 में चली थी, और ये बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। और इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था ब्रिटिश हितों की पूर्ति करना। और ये किसके कार्यकाल में चली थी? ये चली थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, अर्थात डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आपको यहीं से प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेंगे पेपर में, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। इससे भी पहले सेट करा चुके हैं, आपने वो सेट ना देखे हो तो जा करके देख लें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा त्याग पत्र देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था? आपको बताना कि इनके इस्तीफे के बाद अध्यक्ष कौन बना था। तब यह अध्यक्ष कौन बना था? क्या पट्टा भी सीतारमैया थे? ये जो थे, ये और सुभाष चंद्र बोस, ये इस पद के अध्यक्ष जी के लिए उठे थे, लेकिन पट्टा भी सीतारमैया स्वामी ये हार गए थे, सुभाष चंद्र जीत गए थे उस समय। उसके उपरांत इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। और उस इस्तीफे के बाद में तब जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, वो बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्योंकि इस पद से जो महात्मा गांधी थे वो इससे संतुष्ट नहीं हुए थे, और इसी समय सुभाष चंद्र ने जब इस्तीफा दिया था तभी इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसे कहा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? क्या चीज़? कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है? आपको बताना है। तब वह कौन सा तारा है? वह है सूर्य। और जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी पर कितने
मिनट में आता है। ये जो आता है 8 मिनट, 8 मिनट में और कितने सेकंड होते हैं, 8 मिनट 16.6 सेकंड में पृथ्वी पर आता है सूर्य का प्रकाश। और लगभग सूर्य ताप का लगभग 2 अरब हिस्सा प्राप्त होता है किसे, पृथ्वी को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपने सेशन को शेयर ना किया हो, सेशन को शेयर कर दें। वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डायनामाइट का आविष्कार किस करने वाले स्वीडिश वैज्ञानिक का नाम बताना है। जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था उनका आपको नाम बताना है। तो अब ये किसने किया था, ये जो किया किसने किया था आपको बताना है। ये किसने किया था, ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया था। ये कब किया था, ये किया था 1867 में इन्होंने आविष्कार किया था। इसी आविष्कार के लिए अल्फ्रेड नोबेल को 1901 में इनके लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब नोबेल पुरस्कार मिला था, 1901 में। इसी उपलब्धि के लिए इनके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। साथियों, आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो, जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे उन्हें समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, इसी क्लास से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिलेंगे, इसलिए क्लास में बने रहें। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है। जो जलालुद्दीन मोहम्मद थे वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको ये बताना, ये किस नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जो प्रसिद्ध थे इनका अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। किस नाम से, अकबर के नाम से प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। आपको बताना है कि जो वोट देने की जो न्यूनतम सीमा है वह कितनी है, वह कितनी है वर्तमान में आपको बताना है। तब ये कितनी है, ये जो वोट देने की आयु होती है 21 वर्ष होती है। लेकिन इसका भी एक फैक्ट है कि जब इकसठ जब ये स्टार्टिंग में जो संविधान में जो इसका डाटा है वह 21 वर्ष था। कितना, 21 वर्ष की आयु थी। पहले वोट देने की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी। और फिर इसके बाद में 61 में संविधान संशोधन के द्वारा, कितने, 61 में संविधान संशोधन द्वारा 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था। तब इनका सर्वप्रथम आयोजन कब किया गया था आपको बताना है। 1899 में, 1897 में, 1900 में या 1896 में। तब कब आयोजन किया गया था आपको बताना है इसका। इसका आयोजन कब किया गया था, इसका आयोजन किया गया था 1996 में। कब आयोजन किया गया था, 1996 में किया गया था। और ये कहाँ पर किया गया था, एथेंस में। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, एथेंस में किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मधुमेह का रोग किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है। तब किस रोग के दोषपूर्ण कार्य करने से होता है आपको बताना है। क्या यह वृक्क है, अग्नाशय है, तिल्ली है, फेफड़े हैं। तब किसके कारण ये होता है, ये होता है अग्नाशय के कारण। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपको बताना कि कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब, 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये किया गया था, कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से में प्रारंभ किया गया था। आपको बताना है कि चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था तब ये किस राज्य से शुरू हुआ था। तब ये किस राज्य से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका बिहार से। ये कब शुरू हुआ था, ये बिहार से शुरू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों कि अगला प्रश्न है कि किस राज्य अगला प्रश्न है कि किसी नए राज्य के
गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तब किस सूची में ये होती है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम सूची में, ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तब ये कौन सा राज्य है? ये जो राज्य है महाराष्ट्र राज्य। कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला इसका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर शहरी जो जनसंख्या का प्रतिशत है वह कुल है 31 पॉइंट कितना है 31.16% इसका शहरीकरण जनसंख्या का प्रतिशत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़ों का प्रयोग करेंगे आंदोलन कहा जाता है। तब कौन सा आंदोलन ये कहा जाता है आपको बताना है। ये कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। क्या कहा जाएगा इसके लिए? स्वदेशी आंदोलन कहा जाएगा। और इसी समय बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि सदाबहार वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तब ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है उष्णकटिबंधीय वनों के नाम से भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मूल संविधान में मूल अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं आपको ये बताना है। तब ये वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में ये कुल हैं 6। पहले कितने थे? 7 थे। अब कितने बचे हैं? अब ये कुल बचे हैं 6 बचे हैं। मूल अधिकार दिए गए थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 69 के कितने संविधान संशोधन? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में, कब? 1978 में इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा देने के बाद कुल 6 बचे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, आपको अगर क्लास अच्छी लग रही हो और आपका कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग H5N5 नामक वायरस से होता है? तो अब ये कौन से वायरस से होता है आपको बताना है। तब ये कौन से वायरस से होगा? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य सूची में शामिल है? क्या बताना है? कौन है जो राज्य सूची में शामिल है आपको बताना है। तब ये राज्य सूची में कौन शामिल है? ये शामिल है रक्षा। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो किसके अंतर्गत अस्पृश्यता की समाप्ति के बारे में बताया गया? ये आपका है अनुच्छेद 17 में। किसमें? अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों के भाग 3 के तहत समानता का अधिकार खंड में वर्णित है। इसमें छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पुस्तक द मोमेंट ऑफ लिफ्ट के लेखक कौन है? आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तब इसके लेखक कौन है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ये जो पुस्तक ही थी ये अप्रैल 2019 में जारी हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तब किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। किनमें अग्रणी है? गेहूं में भी, आलू में भी, गन्ना में भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेपो CRR भी जिसे कहते हैं वृद्धि की घोषणा करता है तब इसका अर्थ क्या होता है? आपको बताना है कि तब इसका अर्थ क्या होगा। तब इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब
जो साथी इसका जवाब ऑप्शन सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा हो रहेगी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं है? क्या चीज़ नहीं है? मानव नेत्र का एक भाग नहीं है। तो कौन सा जो मानव नेत्र का एक भाग नहीं है आपको बताना है। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं, फीमर, ये फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? आपको बताना कि कौन सा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या यह खैनी वन्य जीव अभयारण्य है, करेरा वन्य जीव अभयारण्य है, बोरी वन्य जीव अभयारण्य या चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है? तो इसका कौन सा सही होगा साथियों? जो साथी इसका जवाब चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य दे रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये चंदौली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, की गई थी। यह राज्य का पहला वन्य जीव अभयारण्य। साथियों ये भी याद रखें कि ये राज्य का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। यह कुल 78 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस गुप्त शासक को मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है? तब ये बीड़ा बजाते हुए किस शासक को दिखाया गया? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया, ये दिखाया गया समुद्रगुप्त के लिए। किसके लिए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त के लिए दिखाया गया है, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है बी ए स्मिथ के द्वारा। बी ए स्मिथ इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। भाई गुप्त साम्राज्य का शक्तिशाली शासक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन क्या है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। आपको बताना है इनके लोकपाल के बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है। तब कौन सा कथन सही है? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। पहला ही इसका सही होगा। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक विशिष्ट अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है इस श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है काराकोरम में। जो साथी इसका जवाब ऑप्शन बी दे रहे हैं केटू गॉडविन, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? केटू गॉडविन दे रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 6611 मीटर है। और ये कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। ये ट्रांस हिमालयन का भाग है। किसका? ट्रांस हिमालयन का भाग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कहाँ स्थित है। ये स्थित है मेरठ में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुक्ता बनी होती है। जो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है वह किसकी बनी होती है? आपको बताना वह बनी होती है निकेल व एवं लोहे की। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर भी कर दें। जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो साथी वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे उन्हें समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। इन्हीं क्लासों से आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास पर बने रहें। एक बार में अगर कोई क्वेश्चन भूलते हैं तो दोबारा रिप्ले करके आप क्लास को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? तो कौन सा है जो एक उष्णकटिबंधीय घास का स्थल है? तो कौन सा है? वह है सवाना। कौन सा होगा? सवाना होगा। सवाना उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। यह अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है?
सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो कौन सी एक थी जो प्रशासनिक भाषा थी? जो साथी इसका जवाब ऑप्शन ए दे रहे हैं फारसी भाषा, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है? तो कौन सा राज्य है जो कलमकारी की छापे के लिए लोकप्रिय है? वह है आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का कौन सा अंग अपशेषीय अंग होता है? आपको बताना है कि मनुष्य का कौन सा अंग होता है जो अपशेषीय अंग होता है? वह होता है कर्ण पल्लव पेशियाँ। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। जिन साथियों ने इसका जवाब ऑप्शन ए दिया था वो बिल्कुल सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न है कि संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी होती है? ये जांच प्रक्रिया कौन सी होती है आपको बताना है। ये कौन सी होती है? ये होती है चुनाव याचिका। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ आईआईएम लखनऊ का कब स्थापित किया गया था? आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, 1984 में, 1995, 1996 में। इसकी स्थापना की गई थी 1984 में। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है भारत के अलावा बांग्लादेश अपनी सीमा को किस देश के साथ साझा करता है? आपको बताना है कि भारत के अलावा यह किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? क्या ये चीन के साथ करता है, लाओस के साथ, भूटान के साथ या म्यांमार के साथ? तब ये किसके साथ अन्य देश के साथ करता है? ये करता है म्यांमार के साथ भी ये अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है निगुल ट्राम किस देश की मुद्रा है? आपको बताना है। ये किस देश की मुद्रा है आपको बताना है। ये जो मुद्रा है ये भूटान की मुद्रा है। ये किस देश की मुद्रा है आपको? ये जो मुद्रा है ये भूटान की मुद्रा है। नुगल ट्राम जो मुद्रा है ये भूटान की मुद्रा है। जबकि नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा रुपया होती है। क्या होती है? रुपया होती है। और म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या होगी? म्यांमार और जो बांग्लादेश होता है इनकी जो मुद्रा होती है क्या होती है? इनकी मुद्रा होती है टका। क्या होगी? टका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? बताएं कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक राज्यों से अपनी सीमा को टच करता है? साथियों इस साथियों ये क्लास आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। बताएं इसका क्या सही जवाब होगा। सोनभद्र है, लखनऊ है, बलिया या जो सबसे ज़्यादा सीमा को साझा करता है वह ज़िला है सोनभद्र ज़िला। जो सोनभद्र ज़िला है ये ज़िला सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। ये 4 राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश को स्पर्श करता है। साथियों आपको सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। तैयारी करते रहिए, लगे रहिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। आपको इन्हीं क्लासों से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में प्रश्नों को देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।